मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूँ। भारत के लोग जानवरों जैसे हैं और उनका धर्म भी जानवरों जैसा है। यह काल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार से बच्चे पैदा करते हैं। भारत के खिलाफ नफरत में कही गई ये चंद लाइंस किसी मामूली इंसान की नहीं बल्कि ब्रिटेन के हीरो और दुनिया के एक महान लीडर विंस्टन लेनर्ड स्पेंसर चर्चिल की है, जिन्हें आप और हम विंस्टन चर्चिल के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भले ही चर्चिल के हर एक एक्शन को हीरोइक रूप में देखा जाता है, लेकिन 1943 में भारत के बंगाल में आई बंगाल फैमिन के दौरान भी चर्चिल का रवैया भुलाया नहीं जा सकता। एक तरफ चर्चिल को ब्रिटेन के हाईएस्ट अवार्ड्स और नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, तो दूसरी ओर आज भी भारत का हर एक इंसान चर्चिल से नफरत करता है। एक तरफ जहां वर्ल्ड वॉर 2 में ग्रेट ब्रिटेन को जिताने का श्रेय चर्चिल को जाता है, तो दूसरी ओर बंगाल फैमिन में 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने का अपराध भी चर्चिल के सिर पर ही जाता है। चर्चिल को कुछ लोग द लायन के नाम से बुलाते हैं, तो वही कुछ उसे दरिंदे के नाम से जानते हैं। इसने अपने देश के लिए सेल्फलेस तरीके से काम किया। इसने ब्रिटेन को हर एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहा। चर्चिल की अपने लोगों से इतनी सिंपैथी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसने भारत के लोगों के हिस्से का अनाज ब्रिटेन के सोल्जर्स के लिए स्टॉक में रख लिया, जिसके बाद भारत में अनाज की कमी के कारण बंगाल में सड़कों पर लोगों की लाशें बिछ गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चर्चिल को भारत के लोगों से क्या परेशानी थी और क्यों चर्चिल ने इतनी क्रूरता के साथ लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। विंस्टन चर्चिल killed more Indians than Adolf Hitler killed Jews. But to the world outside Britain, Churchill was hardly better than Hitler. अगर ब्रिटेन में वो नायक हैं, तो भारत में खलनायक। आज सारा बंगाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। I certainly think Mr. Churchill, he has as much blood on his hands as Hitler does. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! कहते हैं इंसान के बचपन का असर उसके अडल्टहुड पर बहुत पड़ता है, यानी बच्चा जैसा अपने चाइल्डहुड में देखेगा वो वैसा ही बनता चला जाएगा। विंस्टन चर्चिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनका जन्म तो एक शाही और अमीर परिवार में हुआ, पर अपने माता पिता की नजरों में ये हमेशा एक कमजोर और असफल इंसान ही रहे। इवन एक बार इनके पिता ने खुद इस बात को कहा भी था कि मेरा बेटा एक फेलियर है। हालांकि अपने पिता की मौत के बाद चर्चिल ने अपना एक नया रूप दिखाया और एक वक्त पर कमजोर और असफल कहे जाने वाले चर्चिल यूके के पार्लियामेंट में बैठकर अपने देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेने लगे। बेशक इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की छवि बदल दी, लेकिन सही और गलत की समझ इन्हें कभी नहीं आई, जिस कारण दुनिया आज भी इन्हें दो नजरों से देखती है। 30 नवंबर 1874 को ब्रिटेन के एक अमीर परिवार में चर्चिल का जन्म हुआ। इनका परिवार ब्रिटेन की वेल्दी फैमिलीज में से एक माना जाता था। इवन इनके रहने के लिए कोई छोटा मोटा घर नहीं बल्कि पैलेस हुआ करता था, जिसे ड्यूक ऑफ मार्लबोरोस पैलेस के नाम से जाना जाता था। जन्म के समय चर्चिल को विंस्टन लेनर्ड स्पेंसर चर्चिल का नाम मिला। बचपन में भले ही चर्चिल का दिमाग मिलिट्री में जाने का रहा हो, लेकिन इनके खून में पॉलिटिकल ब्लड दौड़ रहा था। इनके एंसेस्टर्स का एक ग्रेट पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। इनके ग्रैंडफादर जॉन स्पेंसर चर्चिल ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर और मार्लबोरो के 7वें ड्यूक रह चुके थे। तो वही इनके पिता लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल भी कंजर्वेटिव पार्टी से वुडस्टॉक से एमपी थे। पिता के साथ साथ इनकी मां जेनी चर्चिल का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था। इनकी मां भी एक वेल्दी अमेरिकन रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। विंस्टन बचपन से ही अपने मां बाप से इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच नहीं थे, जिस कारण इन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी अपनी फैमिली से ज्यादा अपनी केयर टेकर मिसेस एलिजाबेथ एवरेस्ट के बारे में लिखा है। विंस्टन बचपन से ही किसी के नहीं सुनते थे। पढ़ाई लिखाई में भी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में हमेशा इनके ग्रेड्स काफी कम रहते थे। इसी कारण परिवार के साथ साथ इनके टीचर्स भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। स्कूल टाइम में विंस्टन दूसरे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते और टीचर से भी ऐसे ही पेश आते। इनकी इन्हीं हरकतों के कारण इनके पिता इनसे काफी निराश रहते थे। हालांकि विंस्टन अपने फादर को काफी एडमायर किया करते थे। विंस्टन चाहते थे कि बड़े होकर वो भी अपने फादर की तरह बने। हालांकि विंस्टन के लगातार गलत बर्ताव के कारण इनके पिता ने इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जिसके बाद 1882 में विंस्टन को एस्कॉट के सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में विंस्टन के खराब ग्रेड्स के कारण इनके पिता ने इन्हें इनकी मर्जी के हिसाब से 1884 में होव के ब्रूंसविक आर्मी स्कूल में भेज दिया, जहां धीरे धीरे करके इनका इंटरेस्ट फ्रेंच,
पोएट्री और हिस्ट्री में भी आने लगा। विंस्टन के इंटरेस्ट और बुरे बर्ताव के कारण 1888 में इन्हें लंदन के हैरो स्कूल में भेज दिया गया, जहां इनके पुअर परफॉर्मेंस के कारण इन्हें काफी परेशानी हुई। यहां पर चर्चिल लगातार 2 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन तीसरी बार किसी तरह से इन्होंने स्कूल पास किया और 1893 में रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में एडमिशन ले लिया। यहां चर्चिल ने 1895 में अपना कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के कुछ ही वक्त बाद इनके पिता की डेथ हो गई। पिता की मौत के कारण चर्चिल को बड़ा सदमा लगा। पिता की मौत से उभरते ही चर्चिल सीधे ब्रिटिश आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हो गए। मिलिट्री में सर्विस के समय चर्चिल ने काफी मेहनत की और एक छोटा पर अच्छा टाइम बिताकर ही इन्होंने मिलिट्री को अलविदा कहा। इसी दौरान इन्हें ब्रिटिश क्राउन की तरफ से 1896 में क्यूबा, सूडान और इंडिया भेजा गया, जिसका जिक्र विंस्टन ने 1898 में पब्लिश हुए इंडियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में किया है। दुनिया के कई बड़े देश घूमते समय विंस्टन ने लेटर्स के जरिए अपनी मां से लगातार संपर्क बनाए रखा था। हालांकि ब्रिटिश आर्मी में मात्र 2 से 3 साल रहने के बाद इन्होंने लंदन मॉर्निंग पोस्ट में एज अ जर्नलिस्ट काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 1899 में लंदन मॉर्निंग पोस्ट की ओर से इन्हें साउथ अफ्रीका में चल रहे बॉर वॉर को कवर करने के लिए भेजा गया। ये वॉर ब्रिटिशर्स और डच सेटलर्स के बीच की लड़ाई थी, लेकिन एक ब्रिटिश आर्मर ट्रेन पर सफर करते वक्त 15 नवंबर 1899 को डच आर्मी इन्हें पकड़ लेती है। चर्चिल को जेल में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस कारण चर्चिल ने जेल से भागने का प्लान बनाया और 12 दिसंबर 1899 को इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ जेल से खुद को बाहर निकाल लिया। जेल से भागने के बाद चर्चिल ने करीब 300 माइल के डिस्टेंस को कवर किया और दुश्मन की टेरिटरी को एस्केप कर लिया। इस समय चर्चिल का ऐसा करना न्यूज की हेडलाइंस बन गई थी। लोगों ने चर्चिल के साहस की दाद देनी शुरू कर दी। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटेन के लोगों ने चर्चिल का अपने देश में काफी खुले दिल से स्वागत किया और साथ ही ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन गए। पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ ही चर्चिल ने लिखना भी शुरू कर दिया। ये लिखने में काफी माहिर थे, जिस कारण 1900 में चर्चिल की करीब 5 बुक्स पब्लिश्ड हुई। इस वक्त चर्चिल केवल 26 साल के थे। 1900 में ही चर्चिल ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू कर दिया था। इन्होंने सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कदम रखा। यहाँ ओल्डहैम कॉन्स्टिट्यूएंसी में चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से एमपी बने रहे, लेकिन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के डिसीजंस के अगेंस्ट कई बार जाने की वजह से करीबन 4 साल के अंदर ही ये लिबरल पार्टी में शामिल हो गए। एक्चुअली इस वक्त विंस्टन 8 आवर वर्क डे, मिनिमम वेज, लेबर एक्सचेंज और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बेसिक नीड्स की ओर काम करने की बात कर रहे थे, जिस वजह से कंजर्वेटिव पार्टी इनसे काफी नाराज हो गई थी। कुल मिलाकर इनके मुद्दे कंजर्वेटिव पार्टी से कम बल्कि लिबरल पार्टी से ज्यादा मेल खाते थे। एमपी बनने के बाद चर्चिल अधिकतर समय लेबरर्स और ट्रेड यूनियंस के सपोर्ट में बात करते। इन्होंने कई बार लेबरर्स के राइट के लिए आवाज भी उठाई थी। इसके अलावा चर्चिल इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म के भी खिलाफ थे। इन्होंने इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की कंजर्वेटिव पॉलिसी के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। पॉलिटिक्स में चर्चिल एक शानदार प्लेयर की तरह खेल रहे थे। ये हर तरफ नजर रखते और माहौल को भांपते हुए ही कदम आगे बढ़ाते। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बैलफोर का रेजिग्नेशन था। वो ऐसे कि जैसे ही बैलफोर ने अपनी पोजीशन से रिजाइन दिया, चर्चिल ने तुरंत लिबरल पार्टी का हाथ थाम लिया और लिबरल लीडर हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन के पीएम बनते ही चर्चिल ने मैनचेस्टर नॉर्थ वेस्ट से इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए। पॉलिटिकल लाइफ के अर्ली डेज में ही चर्चिल को कॉलोनियल ऑफिस के लिए अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में काम करने का मौका मिला। यहाँ उनका मेन काम साउथ अफ्रीका के लिए डिसीजंस मेकिंग का था। चर्चिल को मेक श्योर करना था कि साउथ अफ्रीका में बॉस और ब्रिटिशर्स के बीच किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, दोनों को इक्वली ही ट्रीट किया जाए। इसके बाद एक बार फिर ब्रिटेन के पीएम बदले गए और इस बार एच एस्क्विथ को पीएम पद का कारोबार सौंपा गया। चर्चिल पहले से ही लिबरल पार्टी में फेमस थे, लेकिन एस्क्विथ की लीडरशिप में इन्हें और सुनहरे मौके मिले। चर्चिल का पार्टी में बेहतर नाम होने लगा। एस्क्विथ के अंडर पहले 8 अप्रैल 1908 को विंस्टन को प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया, जिसके बाद कुछ ही समय में होम सेक्रेटरी और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी के पदों पर भी चर्चिल ने काम किया। अपने इन सभी पदों पर काम करने के दौरान चर्चिल ने प्रिजन्स को रिफॉर्म करवाया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाया, नेवल वर्कर्स के मोरल्स को बूस्ट किया और साथ ही नेवी में लोगों के हायर पे के लिए भी काम किया। अपने इन्हीं कामों के कारण चर्चिल लगातार लिबरल पार्टी की टॉप पोजीशंस पर अपना नाम दर्ज करवाते चले गए।
अब तक हर कोई चर्चिल को जानने और पहचानने लगा था। इन्हें वर्कर्स का भी भारी सपोर्ट रहता था, जिस कारण केवल 33 साल की उम्र में ये ब्रिटिश पॉलिटिक्स के राइजिंग स्टार और यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। लाइफ में रफ्तार और सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहे चर्चिल ने फाइनली 12 सितंबर 1908 को क्लेमेंटीन होजियर नाम की महिला से शादी कर ली, जिसके बाद 1909 में चर्चिल को पहली संतान के तौर पर बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। इस समय चर्चिल फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी के पद पर काम कर रहे थे। वॉर की शुरुआत के साथ ही चर्चिल ने अपनी रॉयल नेवी को काफी डेवलप्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई में चर्चिल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसे हिस्ट्री में डार्डेनेल्स और गैलीपोली डिजास्टर का नाम मिला। दरअसल 1915 से लेकर 1916 तक वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान चर्चिल ने फ्रांस के साथ मिलकर डार्डेनेल्स और गैलीपोली पेनिनसुला को इन्वेड करने की कोशिश की, ताकि ये देखकर बाकी कंट्रीज भी इस लड़ाई में ब्रिटेन का साथ दे सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिस वजह से 2.5 लाख कैजुअलिटीज हुई और इन सभी कैजुअलिटीज का जिम्मेदार विंस्टन को ठहराया गया, जिसके बाद इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द नेवी के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि विंस्टन चर्चिल अपने इस डिसीजन के कारण काफी लंबे वक्त तक परेशान रहे। अपने रेजिग्नेशन के बाद एक ब्रेक लेकर फाइनली चर्चिल एक बार फिर पॉलिटिक्स में वापस आए, लेकिन तब तक प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर चेंज हो गए थे। अब पीएम की गद्दी पर डेविड लॉयड जॉर्ज का राज था। हालांकि लॉयड के अंडर 1917 में चर्चिल को मिनिस्टर ऑफ म्यूनिशंस बना दिया गया, जो आगे चलकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एयर एंड कॉलोनीज की पोस्ट में बदल गया। इस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 1 का आखिरी दौर चल रहा था, जहां चर्चिल ने टैंक्स, एयरप्लेन्स इक्विपमेंट्स और कई वेपन्स के प्रोडक्शन को संभाला और 1919 से लेकर 1922 तक मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड एयर और फिर कॉलोनियल सेक्रेटरी के पद पर काम किया। लेकिन इसी साल लिबरल पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और पार्टी हार गई, जिसके बाद चर्चिल ने वापस कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन कर ली। कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन करते समय कंजर्वेटिव पार्टी से स्टैनली बॉल्डविन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। बॉल्डविन के अंडर चर्चिल को 1924 में चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बना दिया गया, लेकिन इस बार भी चर्चिल ने काफी गलत और बड़े डिसीजंस लिए, जिस कारण एक बार फिर से राजनीति के मैदान में चर्चिल को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। इसी समय पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन का दौर देखने को मिला, जहां अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश इस डिप्रेशन की चपेट में आ गए थे। 1926 से द ग्रेट डिप्रेशन का असर ब्रिटेन पर भी होने लगा था। इस वक्त ब्रिटेन की इकोनॉमी की हालत खस्ता थी, लेकिन फाइनली जब सब कुछ ठीक होने लगा तो 1929 के इलेक्शंस में विंस्टन की कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, जिसके बाद चर्चिल ने अपनी लाइफ का लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ब्रेक लिया। इन्होंने करीब 11 साल पॉलिटिक्स से दूर रहकर गुजारे। इन सालों में चर्चिल या तो लिखते या अपनी स्पीचेस देते। पॉलिटिक्स से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद जनवरी 1931 में चर्चिल कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों ही पार्टी भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही थी। चर्चिल इसके अगेंस्ट थे और उनका मानना था कि भारत में ब्रिटिश पावर हमेशा रहनी चाहिए और भारत की तरक्की ब्रिटिशर्स के रूल से ही है। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने पर ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसके अलावा चर्चिल को महात्मा गांधी एक देशद्रोही नजर आते थे और उन्हें गांधी जी से सख्त नफरत थी। हालांकि विंस्टन चर्चिल के इस विचार से कई लोग सहमत नहीं थे। किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं होने की वजह से 1932 में विंस्टन न्यू कॉमनवेल्थ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन जब 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आई तो अडोल्फ हिटलर ने अपनी आर्मी को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण विंस्टन को हिटलर पर शक होने लगा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसके बारे में वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। चर्चिल की इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए 1938 में प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन ने जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा दे दिया गया। और फिर 1939 में जिस बात के लिए विंस्टन ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्न कर रहे थे वही हुआ। 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड पर इन्वेड कर देता है, जिसे देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के सपोर्ट में जर्मनी पर अटैक कर देते हैं। जर्मनी के साथ वॉर के पहले महीनों में ही ब्रिटेन बुरी तरह से हारता दिखा। जर्मनी तेजी से जीत हासिल करता जा रहा था, जिसके कारण नेविल चैम्बरलेन को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है।
10 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल को ऑल पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। पीएम बनते ही विंस्टन ने लोगों की स्पिरिट को हाई करना शुरू कर दिया, लोगों को मोटिवेट करने लगे और जब फ्रांस जर्मनी से हार गई तो नाजीज प्लेन ब्रिटेन में बम बरसाने लगे, जिसकी वजह से ब्रिटेन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त विंस्टन ने सभी पार्टीज को एक करके सबसे इंटेलिजेंट लोगों को उनकी स्किल्स के मुताबिक काम सौंपा और हालात को देखते हुए अमेरिका और यूएसएसआर के साथ ग्रैंड अलायंस बनाई। इस ग्रैंड अलायंस ने कुछ ही सालों में नाजीज को धूल चटा दी और 30 अप्रैल 1945 में हिटलर को अपने ही बंकर में सुसाइड करनी पड़ी, जिसके बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विंस्टन चर्चिल लाखों लोगों के लिए एक नायक और इंस्पिरेशन बन गए थे, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जुलाई 1945 में हुए जनरल इलेक्शंस में चर्चिल हार गए, जो एक अजीब बात थी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने में चर्चिल एक अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन इनके हारने की वजह भी ये खुद ही थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन की जनता पीस चाहती थी। चर्चिल के भाषण और फ्यूचर गोल्स ने ब्रिटेन की जनता को साफ कर दिया था कि अगर जनरल इलेक्शंस में उन्होंने चर्चिल को चुना तो फ्यूचर क्या होने वाला है, और इसी कारण ह्यूज पॉपुलैरिटी बटोरने के बाद भी चर्चिल जनरल इलेक्शंस हार गए। इलेक्शंस में जीतने वाली पार्टी का नाम लेबर पार्टी था, जो पूरी 393 सीट्स पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी थी। वही इलेक्शन से पहले ही अपनी जीत का अनुमान लगाने वाले चर्चिल की पार्टी को 197 सीट्स पर ही सिमटना पड़ा। इलेक्शंस हारने के बाद चर्चिल इतने डिसअपॉइंटेड थे कि जब ब्रिटेन के किंग ने चर्चिल को ब्रिटेन का हाईएस्ट अवार्ड देने को कहा तो चर्चिल ने उसे ठुकरा दिया था। चुनाव हारने के बाद भी इनके लिए लोगों के दिलों में सम्मान बना हुआ था, जिस कारण 5 मार्च 1946 को अमेरिका के मिसूरी में स्थित वेस्टमिंस्टर कॉलेज में इन्होंने एक स्पीच दी, जिसे आयरन कर्टेन का नाम दिया गया। इस भाषण में चर्चिल ने अमेरिकन और यूरोपियंस को सोवियत से आगाह किया था। अक्टूबर 1951 के इलेक्शन में जब कंजर्वेटिव पार्टी वापस से सत्ता में आई तो चर्चिल एक बार फिर से यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। सत्ता में आते ही न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सोवियत के साथ एक मीटिंग रखी, जिसका मकसद था यूके और यूएसएसआर के संबंधों को पीसफुल बनाए रखने का। इसमें चर्चिल काफी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान दो सुपर पावर्स जो एक दूसरे के सामने खड़ी थी वो यूएस और सोवियत ही थी। यूएसएसआर के साथ हुई इस मीटिंग के कुछ ही महीनों बाद चर्चिल रिटायर्ड हो गए, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिशियन के तौर पर एमपी बने रहे। चर्चिल को इनके इस डिसीजन के लिए यूके के लोग आज भी याद करते हैं। ब्रिटेन के लिए भले ही चर्चिल एक हीरो हो, लेकिन दुनिया के लिए ये किसी हिटलर से कम नहीं थे। वास्तविक में चर्चिल हिटलर, स्टालिन और माओ जितने ही क्रूर और निर्दयी थे। अगर हिटलर के हाथ मासूम जूस के खून से सने थे तो चर्चिल के हाथों पर भी लाखों लोगों के खून के निशान थे। एक और जहां हिटलर ने 6 मिलियन निर्दोष यहूदियों के कत्लेआम का आदेश दिया था, तो वहीं दूसरी ओर चर्चिल ने भारत के प्रति अपनी नफरत का एक बड़ा एग्जाम्पल दिया था। चर्चिल ने 1943 के बंगाल फैमिन में भारतीयों के हिस्से के अनाज को रोककर 3 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतारने का अपराध किया था। सच्चाई यही है कि चर्चिल एक रेसिस्ट थे, जो न केवल ब्लैक और ब्राउन लोगों को देखकर चिढ़ते थे बल्कि उनकी इंसल्ट भी करते थे। चर्चिल के लिए व्हाइट लोग सुपीरियर थे और शायद इन्हीं रेसिस्ट कारणों की वजह से चर्चिल का इंडियंस और अफ्रीकन्स के खिलाफ रवैया कभी अच्छा नहीं रहा। हिटलर और चर्चिल के लिए रेसिज्म एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह ही था। चर्चिल व्हाइट, इंडियंस एंड ब्लैक्स में ठीक वैसे ही तुलना करते थे जैसे हिटलर नाजीज और जूस में करता था। चर्चिल के इसी रेसिज्म के कारण इंडिया में आज भी लोग इन्हें बंगाल फैमिन का एक बड़ा और अहम कारण मानते हैं। चर्चिल का मानना था कि हिस्ट्री उनके प्रति काइंड होगी, क्योंकि वो खुद ही इतिहास को लिख रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन की हिस्ट्री तो चर्चिल को एक हीरो की नजरों से ही पेश करती है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी कुछ हटकर ही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चर्चिल के किए गए बेरहम और क्रूरता भरे एक्शंस को ही ले सकते हैं। 1910 में साउथ वेल्स के टोनी पैंडी में कई माइन वर्कर्स बेटर वेजेस एंड लिविंग कंडीशंस के लिए स्ट्राइक कर रहे थे। जब स्ट्राइक जरूरत से ज्यादा तेज हो गई तो चर्चिल ने ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी होने के नाते लंदन से पूरे एक आर्मी बटालियन को स्ट्राइक माइनर्स पर अटैक करने के लिए भेज दिया था। पहले ही स्ट्राइक कर रहे माइन वर्कर्स काफी गुस्से और परेशानी में थे, लेकिन जब आर्मी वहां पहुंची तो मामला ठीक होने से ज्यादा बिगड़ गया। आर्मी और स्ट्राइकर्स के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक माइन वर्कर मारा गया और करीब 600 लोग इंजर्ड हो गए। यही नहीं, आगे चलकर जब चर्चिल ने ऑपरेशनल कमांड ऑफ द पुलिस के तौर पर काम किया तो इन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री के वर्स्ट पुलिस क्राइम को जन्म दिया।
चर्चिल ने उस वक्त पुलिस को ऑर्डर दिया कि वो आम लैटवियन अनार्किस्ट को उसी घर में जिंदा जला दे जिसमें वो छिपे हुए हैं। ये ऑर्डर्स तब दिए गए थे जब पुलिस लैटवियन अनार्किस्ट की घेराबंदी कर रही थी, लेकिन वो पुलिस से बचने के लिए एक घर के अंदर जाकर छिप गए थे। इस इंसिडेंट के कुछ वक्त बाद ही 1918 से 1923 के बीच आयरिश इंडिपेंडेंस वॉर के समय चर्चिल ने आयरिश प्रोटेस्टर्स पर एयर बॉम्बिंग करने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, 1921 में चर्चिल ने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ मेसोपोटामिया में लार्ज स्केल बॉम्बिंग के ऑर्डर्स भी दिए थे, जिसमें केवल 45 मिनट में ही पूरा एक गांव खत्म हो गया था। हालांकि जब एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने चर्चिल के इस ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहा, तो चर्चिल ने उसके ऑब्जेक्शन को अनरीजनेबल कहकर इग्नोर कर दिया। साथ ही इस बात का दावा किया कि पॉइजन गैस आउटराइट एक्सटर्मिनेशन से फार बेटर है। केन्या में भी हजारों लोगों की मौत का कारण आज भी चर्चिल को ही माना जाता है। चर्चिल ने यहाँ करीबन 1.5 लाख लोगों को उनकी एग्रीकल्चरल लैंड से हटाकर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया था, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि ब्रिटिशर्स इन जमीनों पर रह सके। चर्चिल के रूल में केनियंस पर ब्रिटिश अथॉरिटीज ने भयानक अत्याचार किए। ये लोग केनियंस को टॉर्चर करने के लिए कई पैतरे आजमाते, जिसमें औरतों का रेप, कैस्ट्रेशन, सिगरेट से जलाना और लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स देना आम बात थी। यहाँ तक कि जापानियों ने भी बताया है कि किस तरह चर्चिल ने रोड सिटी पर पॉइजनस गैस से हमला करवाया था, और 1944 में चर्चिल ने इराकी प्रोटेस्टेंट्स पर जानलेवा हमले करवाए थे, जिस वजह से कई लोग मारे गए थे। चर्चिल ने अपने जीवन में दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट कई बुरे और भयानक फैसले लिए थे, जिनमें ईरान, अफगानिस्तान, इराक, केन्या, जापान जैसे कई देश शामिल थे। और इसी वजह से चर्चिल के वॉर सेक्रेटरी लियो एमरी ने भी ये कबूल किया था कि हमें एडोल्फ हिटलर और विंस्टन चर्चिल में कोई फर्क नजर नहीं आता था। एक देश को रिप्रेजेंट करने वाले चर्चिल को इतनी भी समझ नहीं थी कि कब क्या बोलना चाहिए। एक बार चर्चिल ने महात्मा गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा मजाक किया था, जिसने मीडिया में हेडलाइंस बना दी थी। चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी को जमीन पर बांधकर हाथी की मदद से कुचल देना चाहिए। चर्चिल की पर्सनालिटी आपको इनकी सोच और क्राइम्स को देखकर तो समझ आ ही गई होगी। हालांकि इन सभी क्राइम्स में चर्चिल का सबसे बड़ा क्राइम बंगाल फैमिन था। चर्चिल ने भारत के साथ जो भी किया वो काफी शेमफुल और क्रूअल था। इसी कारण चर्चिल आज भी भारतीयों के लिए एक खलनायक है। 1943 में बंगाल में आए फैमिन की वजह से करीबन 30 से 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और इन सभी मौतों का कारण चर्चिल ही थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भारत पर ब्रिटेन का ही राज था। ऐसे में ब्रिटेन न केवल भारत के रिसोर्सेज बल्कि यहाँ के लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन किया करता था। वॉर को फंड करने के लिए वॉर के दौरान ब्रिटेन ने भारत से खूब पैसा और माल अपने देश पहुंचाया, लेकिन हद तो तब हो गई जब चर्चिल ने भारत के लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। चर्चिल लगातार भारत से अनाज ब्रिटेन एक्सपोर्ट करवाता रहा और बंगाल के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। उसका मानना था कि इस समय ब्रिटिश और यूरोपियन लोगों और उनके सोल्जर्स को इस अनाज की ज्यादा जरूरत है। लगातार भारत से अनाज ब्रिटेन पहुंचाने के कारण बंगाल में फूड शॉर्टेज होने लगी। ऐसे में चर्चिल के एडवाइजर्स ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बंगाल में अनाज का एक बड़ा संकट टूट पड़ेगा, लेकिन चर्चिल ने इस एडवाइस को इग्नोर कर दिया। इसके कुछ महीनों बाद ही बंगाल में ऐसी फूड शॉर्टेज आई कि लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने मिट्टी और पेड़ पौधे भी खाना शुरू कर दिए। जगह जगह लोग भूख से परेशान होकर सड़कों पर पड़े रहते थे। धीरे धीरे भूख से लोग मरने लगे। सिचुएशन को हाथ से निकलता देख एक बार फिर चर्चिल को बंगाल की कंडीशन के बारे में खबर किया गया, लेकिन इस वक्त चर्चिल ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत में इतनी ही फूड शॉर्टेज है तो गांधी क्यों जिंदा है। बंगाल में जो भी हो रहा है वो भारत के लोगों की ही गलती है। अगर रैबिट की रफ्तार से बच्चे पैदा करेंगे तो मरेंगे ही। चर्चिल ने बंगाल की इतनी खराब स्थिति में भी कुछ नहीं किया और बस हाथ पर हाथ रखकर लोगों को मरता हुआ देखता रहा। इस फैमिन में मरने वाले लोगों की तस्वीरें इतनी भयानक और दिल दहला देने वाली थी कि शायद किसी शैतान का दिल भी इन तस्वीरों को देखकर पिघल जाए, लेकिन चर्चिल का तब भी नहीं पिघला था। कई दिनों तक लगातार खाना न मिल पाने के कारण करीबन 30 से 40 लाख लोगों ने कुपोषण या बीमारी के कारण अपनी जान गंवा दी थी। 24 जनवरी 1965 की सुबह चर्चिल ने अपनी आखिरी सांसें ली। इनकी मृत्यु के बाद 30 जनवरी 1965 को लंदन में स्टेट फ्यूनरल रखा गया और इन्हें उसी जगह दफनाया गया जहां इनके मां बाप की कब्र थी। आज भी जनवरी में हर साल चर्चिल को श्रद्धांजलि दी जाती है।
हालांकि जो चर्चिल ब्रिटिशर के लिए एक हीरो थे, उसी चर्चिल को आज भी कई कंट्रीज एक क्रूअल लीडर के तौर पर याद करती हैं। इंडियंस के साथ इन्होंने जो किया वो हिस्ट्री से कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है। चर्चिल का इंडियंस की ओर ऐसा एटीट्यूड रखना उनके हीरोइक फिगर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और यही कारण है कि भारतीय इतिहास चर्चिल को एक आइडियलिस्टिक लीडर मानने की जगह एक ऑपरेसर ही मानता है।